हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस सब्जेक्ट का, क्लास 10th, वो आपको आज डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आप लोग के यही आता होगा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, है ना। तो इसमें आप बेसिक जो डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। So the process of combination of different atom to form different product is known as reaction. Is known as reaction. अब इस रिएक्शन में ना, जब अलग अलग आइटम जब एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसमें पहले से कुछ बॉन्ड बना होता है जिसको बोलते हैं ओल्ड बॉन्ड, और जब न्यू प्रोडक्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बॉन्ड बनेगा, और वो ओल्ड कंपाउंड जो था, एलिमेंट था, एटम था, मॉलिक्यूल्स था, उससे बिल्कुल डिफरेंट बॉन्ड बनेगा। तो दूसरी लाइन में अगर ये भी हम कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ये आपका ड्यूरिंग द रिएक्शन होता है ना। तो आप इसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। जो किस में भाग ले? रिएक्शन में। और जो प्रोडक्ट बनता है, जो फॉर्म करता है रिएक्शन के बाद, जो सब्सटेंस बनता है, उसे हम जाहिर सी बात प्रोडक्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं? हम कैसे मान लें कि रिएक्शन अकर किया? तो कुछ पॉइंट है जिसके बेसिस पर आप रिएक्शन अकर किया है कि नहीं, आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट, चेंज इन कलर ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के लिए आप रखे हो, जो भाग लेते हैं, उनके अंदर कलर की चेंज आएगा। सेकेंड, चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। दूसरा कि उनके स्टेट सॉलिड में है तो मे बी लिक्विड गैस में चले जाएंगे वो, अगर गैस में है तो मे बी वो सॉलिड या लिक्विड में आ जाएंगे, यानी जो उसके स्टेट हैं उसमें बदलाव आएगा। थर्ड, चेंज इन हीट एनर्जी, या यूं कह सकते हैं आप कि चेंज इन एनर्जी, या रिलीज एनर्जी, या एब्जॉर्ब एनर्जी। तो चेंज इन हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ऑल्सो। अगर रिएक्शन होता है तो कुछ रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है, साथ में लाइट एनर्जी भी रिलीज होता है विथ साउंड, है ना। रिलीज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ गैसेस। बहुत बार प्रोडक्ट बनता है तो बाय प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट में गैस का भी फॉर्मेशन होता है, तो कुछ गैस भी रिलीज होते हैं। एंड लास्ट, एवोल्यूशन ऑफ लाइट एंड साउंड। ये आपका चेंज इन एनर्जी का ही हिस्सा है, मगर एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना के यहाँ पर आपको हम दे दिए, एवोल्यूशन ऑफ लाइट एंड साउंड। एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए। आयरन को रिएक्शन करवाया जा रहा है सल्फर से, तो क्या बना है? आयरन सल्फाइड। आयरन का रिएक्शन सल्फर से हुआ तो क्या बना? आयरन सल्फाइड। तो रिएक्टेंट कौन हो गया? आयरन और सल्फर। प्रोडक्ट क्या बना भाई? तो आपको आयरन सल्फाइड बना। तो यहां पर आप कुछ सिंबल देख रहे होंगे। एस, एस मतलब सॉलिड फॉर्म में, है ना। एल मिलेगा लिखा हुआ लिक्विड फॉर्म में, जी मिलेगा लिखा हुआ तो गैस के फॉर्म में, एक्यू करके मिला तो आपको एक्वस फॉर्म में, DIL मिलेगा तो डाइल्यूटेड फॉर्म। ये स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को दर्शाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का अगर हम जिक्र करें डिटेल में, तो अभी हम ऊपर जिक्र कर रहे थे कि चेंज ऑफ कलर। तो जब साइट्रिक एसिड का रिएक्शन पोटेशियम पर मैग्नेट से करवाएंगे तो पर्पल कलर जो है
start discharging. Change of state. When hydrogen gas react with oxygen gas, they form a liquid, है ना, और लिक्विड क्या कहलाएगा? वाटर. एवोल्यूशन ऑफ गैस. लीड नाइट्रेट को जब हीट कीजिएगा तो डिकम्पोज हो जाएगा और लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. जब लीड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड से तो आपको येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना. येलो प्रेसिपिटेट जो होगा जिसे हम लीड आयोडाइड कहेंगे और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा. चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर का बेसिस पर चेंज को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसे कहेंगे जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता हो. इट रिलीजेस लॉट ऑफ एनर्जी, है ना. तो आप ना क्यूब लाइम को वाटर में जब डालेंगे तो स्लैक लाइम का फॉर्मेशन होगा और लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगा. एंडोथर्मिक, आपका एंडोथर्मिक जो है ना, हाइड्रोजन को आयोडीन से रिएक्शन करवा दीजिए तो हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा जो कि लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा. केमिकल इक्वेशन एक क्वेश्चन आता है. केमिकल रिएक्शन के बेसिक तो सीख. अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन किसको बोलोगे आप? तो केमिकल इक्वेशन के बारे में अगर जिक्र करना हो तो आप साफ साफ कहिएगा कि इक्वेशन को हम ना सीधा अगर आप कहोगे तो केमिकल इक्वेशन डिस्क्राइब व्हाट हैपन इन ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ है इसके बारे में पूरी जानकारी आप केमिकल इक्वेशन में के रूप में उस रिएक्शन को दर्शाते हो. यानी आपका रिएक्टेंट किस फॉर्म में था, रिएक्शन किस कंडीशन में हुआ, प्रोडक्ट बना तो किस फॉर्म में बना, क्या बाय प्रोडक्ट था, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ या हीट एनर्जी रिलीज हुआ, कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्शन में रिएक्ट करें और कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोडक्ट में बना. ये सारा चीज हम केमिकल इक्वेशन में दर्शाते हैं. केमिकल रिएक्शन में जो जो भी चीज हुआ है उस सारी चीज को, अगर रिएक्शन है तो हम उसको इक्वेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं और उस रूल्स में ए सिंबल और कुछ कंडीशन लिखने के लिए आपको यहाँ पर दर्शाया गया है. फर्स्ट, प्लस साइन हम देते हैं रिएक्टेंट के बीच में और प्रोडक्ट के बीच में. एरो को हम सेपरेट करते हैं, एरो यूज करते हैं हम सेपरेट करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को. और डबल एरो का मतलब होता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, प्रोडक्ट बनेगा तो वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाएगा. जी स्टैंड है कि आपका जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो गैस स्टेट में, आपका एस या एल जो स्टैंड करेगा वो आपका सॉलिड और लिक्विड में. अप एरो का मतलब है कि गैसेस प्रोडक्ट जो है ना रिलीज हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट से बाहर रिएक्शन में कुछ चीज जो है रिलीज हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं. और डाउन का मतलब है कि कुछ चीज है रिएक्शन में आपको अनडिजॉल्व फॉर्म में सेटल डाउन है. एक तो मतलब आपका जो भी चीज है रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो वो आपका डिजॉल्व फॉर्म में वहां प्रेजेंट है. एरो के ऊपर डेल्टा मतलब हीट एनर्जी सप्लाई दिया जा रहा है रिएक्शन करवाने के लिए, या कोई अगर कंपाउंड है तो वो कैटलिस्ट के रूप में उस रिएक्शन को रेट को फास्ट करने के लिए या स्लो करने के लिए एक कैटलिस्ट यूज करते हैं. अगर हम एक रिएक्शन लिखें इक्वेशन के फॉर्म में तो आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर के साथ जब हुआ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 आयरन को यूज किया गया है सॉलिड फॉर्म में, 3 आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज किया गया है गैस के फॉर्म में, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हुआ है लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ पर एक एरो यूज किया गया और ये सब रिएक्ट करके आपको क्या बना है सॉलिड फॉर्म में आयरन का हाइड्रोक्साइड. कैसे बैलेंस, रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. आप केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं. सबसे पहला रूल्स कि आप क्या करेंगे,
एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे नेम ऑफ एटम, कौन कौन से एटम रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट में भी होगा, और वो रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। ये आपको सही से लिखकर टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद आपको काउंटिंग कर लिए। काउंटिंग करने के बाद सेकेंड स्टेप ये करना है कि आपको अपने मन से आर्बिट्री, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम है रिएक्टेंट, है ना, उसको इक्वल करना है राइट हैंड के बराबर। और उसके लिए आप क्या करेंगे, रिएक्शन में आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट टेबल में आपको आयरन जो है प्रोडक्ट साइड में 3 है और रिएक्शन साइड में कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3, और रिएक्शन साइड में 1। तो हम लोग को बराबर करना है रिएक्शन साइड में, तो 3 मल्टीप्लाई करना होगा इधर भी। तो इसीलिए यहाँ पर नीचे में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है। उसी तरह से प्रोडक्ट साइड में आप हाइड्रोजन को देखेंगे तो 2 है, इधर भी 2 है, तो इसको जरूरत ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, दोनों साइड बैलेंस है। मगर ऑक्सीजन का देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 4 है, तो हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन साइड में 4 लाना होगा, तो वाटर के साथ आगे हमें नेक्स्ट स्टेप में 4 मल्टीप्लाई करना होगा। किसके साथ, वाटर के साथ, है ना। तो वाटर में जो है उसके साथ हम आगे 4 मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद हम रिएक्शन लिखे हैं, फिर से टेबल बनाएंगे और देखेंगे, कंपेयर करेंगे किधर ज्यादा है किधर कम है। तो पहले देखते हैं कि आयरन के साथ दोनों बैलेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल, मगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखेंगे हाइड्रोजन में इस बार नंबर बदल गया। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 8 और प्रोडक्ट साइड 2। ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 4 एंड प्रोडक्ट साइड 4, मगर अब हाइड्रोजन हमारा थोड़ी सी अनबैलेंस फॉर्म में है, रिएक्टेंट में 8 और प्रोडक्ट में 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा और हाइड्रोजन को 8 बनाना होगा। तो हाइड्रोजन को 8 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस हाइड्रोजन गैस के साथ हमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड हमारा क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर। तो जब दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो हमें हमारा जो रिएक्शन है इक्वेशन वो बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो बैलेंस। उसी तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं घर पर बढ़िया से करके, और देखिए जल्दी से करके आपसे, फिर उसके बाद फिर वीडियो को आगे देख लीजिएगा। एडवांटेज क्या है केमिकल इक्वेशन को यूज करने से हमको क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है। Representation of chemical equation becomes easy. It saves time and space in writing in order to prepare definite amount of product. हमें अगर definite amount of product चाहिए तो हमें इससे बहुत ही आसानी से कितने अमाउंट में रिएक्टेंट में कितने मोल या मॉलिक्यूल्स आपको रिएक्टेंट लगेगा उससे हमें पता चल जाएगा। जिससे क्या होगा, हमारे ज़्यादा एक्स्ट्रा ना बनेगा और ना प्रोडक्ट कम बनेगा, बैलेंस फॉर्म में हम उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट बिकम इजी टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑन द स्टेट ऑफ ए रिएक्शन। अगर पूरी तरह से बैलेंस रहेगा हमारा केमिकल इक्वेशन तो उससे हमें पता चलेगा कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कितना हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और कितना प्रेशर की जरूरत पड़ेगा, और क्या कंसंट्रेशन है, क्या बनेगा, कितने फॉर्म, कितने अमाउंट में फॉर्मेशन होगा। ये सही सही हमारा एक वेस्टेज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट से हमें बचाएगा। इसका लिमिटेशन भी तो होगा कुछ, है ना, इसका लिमिटेशन भी तो है। हाँ,
Chemical equation does not indicate the physical state of reactant and product. It does not tell whether the substance involved in the reaction are solid, liquid या gas. ये केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है ना, ये हमें नहीं बताता है कि हाँ क्या बनेगा. इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द हीट इज इवॉल्व या अब्जॉर्ब. इसमें आप ये नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये इसमें हीट एनर्जी कितना अमाउंट में रिलीज होगा, कितना अमाउंट में अब्जॉर्ब होगा. इट डज नॉट इंडिकेट द कंडीशन ऑफ रिएक्शन. इट गिव नो आइडिया अबाउट द प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. ये कुछ आपका लिमिटेशन है. अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी का, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, छठा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सातवां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो जैसे नाम आपको पता है कि कॉम्बिनेशन लगाया गया. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट में जितने भी आप रिएक्टेंट लेंगे, यहाँ पर हम दो रिएक्टेंट लिए हैं ए और बी, दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया ए और बी. जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ना एक्सोथर्मिक की नेचर होते हैं. एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी रिलीज करता हो, है ना. तो इसी में हम एक केस ले लेते हैं कि रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट. तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में, है ना, एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में हम यहाँ पर एक छोटा सा रिएक्शन लिए हैं, तो बना NaCl सॉल्ट. क्या बन गया? NaCl सॉल्ट बन गया वो, है ना. फिर सिमिलरली सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया. उसी तरह से बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो ऑक्सीजन आपका एलिमेंट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका कंपाउंड है. तो अगर हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है. बिटवीन टू कंपाउंड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन. तो ये जो तीन टाइप का है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक नेचर. वाई? पहला क्वेश्चन आपको है कि ज्यादा करके आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक नेचर है, क्यों? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड and this process release large amount of energy in the form of heat. अगर एक लाइन में आप देखेंगे आंसर इसका, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड एंड दिस प्रोसेस रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. इस प्रोसेस में क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रखा गया है. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्यूक्लाइम बोलेंगे, उसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैकलाइम बोलते हैं, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है. नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जिस तरह से नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब टूटना. एक प्रोडक्ट जो है वो दो भाग में टूट जाना. यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ए और बी, ये दोनों आपस में टूटकर क्या बना? ए और बी बन गया. ये टूटकर क्या बन गया? ए और बी. उसी तरह से आपका जनरलाइज रिएक्शन है, ए और बी को आपने हीट किया तो ए प्लस बी बना. तो एक रिएक्शन छोटा सा ले लेते हैं, आपका वाटर है. वाटर का जब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी वाटर को जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम किसकी मदद से? इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे तो वाटर जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जा रहा है. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर हम बात करें, टूटना है, तो तीन तरह का हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं. एक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी जो डिस्कस किए. दूसरा विद द हेल्प ऑफ हीट, जिसे हम बोलते हैं थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको क्या कहते हैं? थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जिसका एग्जाम्पल ये है.
थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, इसे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्यूक लाइम कहेंगे, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये आपका हीट एनर्जी के बेसिस पर टूटता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसे हीट एनर्जी देने के बाद वो ब्रेक डाउन हो, जिसे हम बोलेंगे थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक आपका है सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करना, सनलाइट के, जिसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट में रख देंगे तो वहां पर क्लोरीन गैस जो है उड़ जाएगा, क्लोरीन गैस जो है वो उड़ जाएगा Cl2 के फॉर्म में, और वहां पर सिल्वर जो है आपका रह जाएंगे। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसको कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन जो है आप 3 टाइप का पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो लो रिएक्टिव एलिमेंट होता है कंपाउंड में, उसे हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है उस कंपाउंड से उसे हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं ना, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। तो अगर किसी सिंगल एलिमेंट का कंपाउंड से डिस्प्लेसमेंट होता है तो उससे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। एल्युमिनियम जो है किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्युमिनियम का रिएक्शन जो है हम लोग आपका आयरन ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं। और यहाँ पर इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। और जब देखिएगा कि आयरन और एल्युमिनियम में कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो आपको यहाँ पर एल्युमिनियम जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड को में आयरन को हटाकर एल्युमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और आयरन को साइड कर देगा, यानी डिस्प्लेस कर दिया उसके ऑक्साइड से। तो जब उसे हटा दिया तो इसी को कहते हैं हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आयरन हट रहा है कंपाउंड से। तो उसी तरह से एक और ZnH2SO4, ZnCuSO4 में जब यहाँ पर Zn हाई रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेरिजन टू कॉपर, तो यहाँ से कॉपर को हटाकर ZnHO4 जिंक सल्फेट, फिर उसी तरह से लीड का, है ना, इस तरह से रिएक्शन। तो जिंक और लीड जो है ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, कॉपर से, इसीलिए उसको डिस्प्लेस कर पाया उसके कंपाउंड से, नहीं तो डिस्प्लेस ये नहीं कर पाता। ठीक है, आगे आप देखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में जब दो अलग अलग कंपाउंड का जब रिएक्शन होता है तो उसमें एक दूसरे के आयंस को उसके रिएक्टिव ऑर्डर के हिसाब से एक दूसरे को हटाकर कंपाउंड बनाता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन हुआ तो आप देखेंगे कि कैल्शियम और सिल्वर में ज्यादा कौन रिएक्टिव है, तो कैल्शियम। तो इससे कैल्शियम का नाइट्रेट बना और सिल्वर का क्लोराइड बन गया। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज्यादा करके ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखने को मिलता है, जहां पर एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर रिलीज हो जाता है, तो वहां ज्यादा करके आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए अभी बात जिक्र कर रहे तो वहां मिल ही गया HCl, है ना, और यहाँ पर NaOH, तो एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, सॉल्ट और वाटर बन गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से हुआ, तो AgCl NaNO3। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सब एग्जांपल है। नेक्स्ट है प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन में आपको यही दिखना है कि जब कुछ कंपाउंड, कुछ आयंस जब रिएक्ट करते हैं तो कुछ इन अनसॉल्युबल फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में वो सॉलिड के फॉर्म में बैठ जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और रिएक्शन में जब होता है तो वहाँ पर रिएक्शन वो भाग नहीं लेते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, वो मिक्स फॉर्म में या किसी कंपाउंड के फॉर्म में वहाँ ऑब्टेन नहीं होते, वो अलग इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म में आपको वहाँ मिल जाते हैं।
लगेगा कि रिएक्शन में भाग ही नहीं लिया गया, रिएक्शन में कहाँ से आ गया। तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड प्रेसिपिटेट कैन आल्सो पुल ए रिएक्शन फॉरवर्ड। Precipitate form because combination of a positive and negative ions form a compound that is insoluble in water। प्रेसिपिटेट क्यों बनता है भाई? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और वो एक इंसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं जो कि वाटर में वाटर के साथ घुलते नहीं है। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं प्रेसिपिटेट, लीड आयोडाइड। कौन है? लीड आयोडाइड। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जैसे नाम है न्यूट्रलाइज करना, तो यहाँ पर एसिड और बेस का रिएक्शन करवाइएगा तो ना एसिड ना बेस स्ट्रेंथ रहेगा, वो न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल बन के सॉल्ट बन जाएगा और सॉल्ट आपका और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा आपको एसिड और बेस का रिएक्शन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन का जिक्र करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में देखिएगा कंडीशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन इज ए गेन ऑफ ऑक्सीजन। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर कहीं होगा तो उसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है। साथ में गेन ऑफ ऑक्सीजन के बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या आप देखेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये 3 कंडीशन आपको दिखने को मिलेगा जिसमें आपका डिफिनेशन होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिफिनेशन दिया गया है ऑक्सीजन के टर्म में, कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, जो कि आपको यहाँ दिखा रहे हैं। Fe2O3, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो क्या कहलाया? रिडक्शन प्रोसेस। और यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुट गया तो ये क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन कहलाएगा और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और दोनों रिएक्शन अगर एक ही में हो जाए तो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखें हाइड्रोजन के टर्म में, किसके टर्म में? हाइड्रोजन के टर्म में, तो ऑक्सीडेशन हम उसे कहेंगे जहां लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, और रिडक्शन उसे कहेंगे जहां पर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो। तो एक एग्जांपल ले लिया जाए, है ना। अब देखिए यहां पर CH3CH2OH है, आपको इथेनॉल है, अल्कोहल है। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ देखिएगा कि OH ऑक्सीजन तो है ही, हाइड्रोजन यहाँ हट गया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन तो है ही, कार्बन और हाइड्रोजन हट गया यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आ गया। उसी तरह से लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का लेंगे। रेंसिडिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रेंसिडिटी कुछ नहीं, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो जितनी जल्दी फैट टूटेगा उतना ही जल्दी आपका कोई भी फूड खराब होगा। तो फैट को ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए आपको अलग अलग मेथड यूज करना होता है जिसके कारण आपका फूड जो है बहुत दिनों तक खराब ना हो। आप लोग लेज खाते हैं, चिप्स खाते हैं, देखते हैं आपके जो पैकेज होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर के फिल करके भेजा जाता है, इसलिए कि वो चिप्स खराब ना हो। ये चीज तो आप समझते होंगे कॉमन सेंस, कि टूटे नहीं इसलिए चिप्स का शेप बिगड़े नहीं इसलिए रखा जाता है, ये भी बात सही है।
मगर उससे ज़्यादा उसके लाइफ मेंटेन रहे, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन का कांटेक्ट में ना आए, तो इसलिए उस तरह से पैकिंग होती है। साथ में आप जैम्स खाते हो, आप पिकल्स खाते हो, तो उसमें आप देखते हैं कि घर में मम्मी उसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल इसलिए डाल के भर देते हैं कि ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से उसका कांटेक्ट ना आए, और जब कांटेक्ट नहीं आएगा तो बहुत दिन तक चलेगा, वो खराब नहीं होगा। कोरिजन का अगर हम बात करें तो कोरिजन जो है आपका डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। कोरिजन का अगर हम बात, कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कोरिजन, corrosion of metal refer to the natural process where refined metal is converted into its more chemically stable form, है ना। तो कोरिजन आपका है ना डिग्रेडेशन ऑफ मेटल को कहते हैं। और जब वहां पे स्पेसिफिक आयरन के बारे में बात करने लगे और वो डिग्रेडेशन आयरन मॉइस्चर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने लगेगा, तो कोरिजन न होकर रस्टिंग कहलाएगा। तो रस्टिंग आपका स्पेशल केस खाली आयरन में ही जिक्र करेंगे, और सभी जगह मेटल के बारे में बात करेंगे तो हम उसे कहेंगे कोरिजन। कॉज क्या है कोरिजन का? मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल कोरेडेड फास्टर, जितने ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होगा उतना ही ज्यादा वो कोरेड करेगा। इम्प्योरिटी प्रेजेंस होने के कारण, मॉइस्चर और गैस प्रेजेंट होने के कारण, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होने के कारण, ये सब रीजन है जिसके कारण क्या होते हैं, कोरिजन होते हैं। आप कैसे बचा सकते हैं कोरिजन से? तो पेंट करके, ग्रीस करके, गैल्वेनाइजेशन करवाकर, ये मेथड है जिससे आप कोरिजन बचा सकते होने से। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को क्विक रिवीजन में समाप्त करते हैं। फिर हम अगली बार इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ आएंगे।